Hi everyone, start the topic human body. ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन सिस्टम. ह्यूमन बॉडी का नाम याद आ रहा है बार बार. ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे. और कंकाल तंत्र है वो पढ़ लिया था. डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था. डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके भाग देखे थे. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ तक कर लिया था, देखा था एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से भाग हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं. देन बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट किया था. बकल कैविटी, फेरिंग्स के बारे में देखा था. देन इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में इसोफेगस तक कंप्लीट कर लिया था. देन आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जो फूड का डाइजेशन हो रहा है स्टोमक में, स्टोमक से स्टार्ट करेंगे. स्टोमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय. आमाशय, स्टोमक. स्टोमक की एक संरचना मैं बताऊं तो एक इस टाइप की, जैसे कि ये इसोफेगस है. इसोफेगस एक नली की एक ट्यूबुलर फॉर्म में होती है और स्टोमक इस फॉर्म में होता है. स्टोमक इस हिसाब से ऐसे होता है, ऐसे एक तरीके से देखा जाए, यहाँ से थोड़ा इस, यहाँ से ऐसे, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे खुल जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन भी इसके पास में ऐसे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना. देन ये फिर आ जाता है रेक्टम वाला. तो ये भाग होता है स्टोमक का. स्टोमक होता है मोटी भित्ति वाला. कैसे होता है? मोटी भित्ति वाला. मोटी भित्ति वाला होता है स्टोमक. मोटी भित्ति वाला पेश ये है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है स्टोमक की. आकृति की मैं बात करूं तो जे आकार की आकृति होती है. कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सी आकार भी दे दिया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, उसकी आकृति सी आकार की होती है, जबकि स्टोमक की आकृति होती है वो जे शेप की होती है. जे शेप की है वो आकृति होती है स्टोमक की. और एलिमेंट्री कैनाल का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है. आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है. आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? सबसे चौड़ा भाग है वो स्टोमक भी है. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है वो स्टोमक होता है. स्टोमक आगे किस में खुलता है? स्टोमक आगे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टोमक यानी कि ये भोजन किससे प्राप्त कर रहा है? ग्रसिका से, इसोफेगस से तो भोजन प्राप्त करता है स्टोमक. और देन आगे किस में जाता है? जो फूड है वो डाइजेस्ट हो, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच की सिचुएशन होती है स्टोमक की. जो आमाशय होता है, आमाशय का जो आंतरिक लेयर है, इंटरनल जो लेयर है, आंतरिक स्तर है, स्टोमक का आंतरिक स्तर स्राव करता है, सिक्रेशन का काम करता है, श्रावण का काम करता है. किस का श्रावण करता है? इम्पोर्टेंट है. स्टोमक का आंतरिक स्तर है वो श्लेष्मा का सिक्रेशन करता है. श्लेष्मा का सिक्रेशन करता है. स्टोमक का आंतरिक स्तर है वो HCl का सिक्रेशन करता है. HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. HCl क्या है? HCl एसिड है. एसिड है, प्रबल एसिड है. श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा एक म्यूकस फॉर्म के रूप में होता है. HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. और ये स्रावन करता है पाचक रस का. पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस या फिर जठर रस इसको कहते हैं. जठर रस या फिर इसको गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है. गैस्ट्रिक जूस तीनों नाम है, याद रखना.
इसमें जो HCl है वो क्या काम करता है, HCl चूँकि ये तीनों स्टोमक के आंतरिक स्तर से सिक्रेट हो रहे हैं, HCl काम करता है जो फूड के साथ में जीवाणु चले गए हैं, जो बैक्टीरिया चले गए हैं भोजन के साथ में, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम है वो HCl के द्वारा किया जाता है। HCl क्या काम करता है, स्टोमक का मीडियम है वो एसिडिक बनाए रखने का काम है, यानी अम्लीय बनाए रखने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो HCl के द्वारा किया जाता है। अम्लीय क्यों बनाए रखा जाता है, क्योंकि जो जठर रस होते हैं, जो पाचक रस है या जठर रस है, इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहले ये एंजाइम इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। किसी भी एंजाइम के आगे नोजन वर्ड लगा हुआ है, नोजन वर्ड, नोजन जो शब्द किसी भी एंजाइम के आगे लगा हुआ है, इट मीन्स वो इनएक्टिव कंडीशन में है। जैसे पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है पेप्सिन में, देन वो वर्क करता है। तो पाचक रस में जो जठर गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको अम्लीय माध्यम ही चाहिए होता है, इसलिए अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड कराता है, HCl। HCl का काम आपको ध्यान में आ गया है। अब होता ये है कि आप ये सोचिए एसिड है, प्रबल एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है, तो क्या एसिड त्वचा पे एसिड गिर तो त्वचा जल सकती है, तो क्या स्टोमक का आंतरिक स्तर या स्टोमक के जो ऑर्गन है वो नष्ट नहीं हो जाता। इससे बचाने के लिए श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। श्लेष्मा क्या काम करता है, यानी कि श्लेष्मा है वो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे बोले तो आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, या सुरक्षा प्रदान करने का काम है वो श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि श्लेष्मा फिर क्या है, एक बेस के रूप में कार्य करता है। इसको जो है न्यूट्रल बनाने का काम, यानी उदासीन बनाने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो इसका सिक्रेशन है ये इम्पोर्टेंट है। इसको इन तीनों को वर्क, इन तीनों के जो वर्क हैं वो ध्यान में रखने हैं। देन आगे स्टोमक से आगे भोजन चला जाता है क्षुद्रांत्र में। स्टोमक से आगे जो फूड है वो चला जाता है किसमें, क्षुद्रांत्र में, देन बृहदांत्र में। क्षुद्रांत्र क्या होती है, क्षुद्रांत्र है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है क्षुद्रांत्र। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ तो ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली होती है और ये कम चौड़ी होती है, पतली होती है, लंबी होती है। जस्ट इमेजिन 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है। गेस कर सकते हो कि 1 मीटर लगभग इतना होता है ना, पहले ऐसे ही नापते थे, इतना होता है। तो क्षुद्रांत्र की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7.5 मीटर होती है। अब सोचिए 7.5 मीटर है वो कैसे शरीर में रहती होगी। इतनी लंबाई का कोई ऑर्गन कैसे शरीर में एडजस्ट जो है वो रहता होगा। तो ये कुंडली के फॉर्म में रहती है, एक मतलब इस फॉर्म में, ऐसे कुंडली की फॉर्म में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुंडली के फॉर्म में है वो लपेटी हुई, इस हिसाब से वो रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो 3 भाग होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, ये स्राव को प्राप्त करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्राव को प्राप्त करती है, यानी यहाँ जो मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई थी आपको, लीवर बताया था ना, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बक्कल कैविटी में। देन जो स्राव को प्राप्त करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ से, ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग में ही है, नीचे के भाग में बाद में जाता है। तो ऊपरी भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन स्राव प्राप्त करती है, वो स्राव प्राप्त करती है लीवर से यानी यकृत से, और वो स्राव प्राप्त करती है पैनक्रियाज से, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय।
पैनक्रियाज और लीवर से वो स्राव प्राप्त किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यकृत की मैं बात करूं तो यकृत का जो कलर होता है, यकृत एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है यकृत। यकृत जो ग्रंथि होती है वो लाल भूरे रंग की ग्रंथि है वो होती है। अब इसमें जो लीवर है उसमें एक चीज़ का निर्माण होता है और वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ है पित्तरस। जो पित्तरस है, सबसे पहले इसकी प्रेजेंस देख लेते हैं। यकृत कहाँ प्रेजेंट होता है? यकृत जो उदर है, उदर के दाहिनी भाग में ऊपरी ओर, यानी ये उदर है इसके दाहिनी भाग में ऊपर, यानी यकृत की प्रेजेंस यहाँ होती है। यहाँ लीवर प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे लीवर है वो प्रेजेंस होता है, यहाँ प्रेजेंस होती है लीवर की। ठीक है, लीवर कहाँ प्रेजेंस होता है? यानी उदर के दाहिनी भाग में, और दाहिने भाग में ऊपर की ओर है वो लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। अब ध्यान में रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का सिक्रेशन कौन करता है? ये स्राव है, स्राव में लीवर में पित्तरस का सिक्रेशन होता है। पित्तरस का सिक्रेशन, पित्तरस को बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस है ना। तो बाइल जूस का सिक्रेशन है वो लीवर के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे, ऑप्शन में आ सकता है पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। मैं क्वेश्चन दे ही देती हूँ। जैसे मान लो पित्तरस का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया पिता से, ऑप्शन नंबर बी आ गया अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर सी आ गया यकृत, और ऑप्शन नंबर डी आ गया आमाशय। आमाशय और अग्नाशय में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसको भी वो है क्लियर रखना, आमाशय और अग्नाशय को। तो पित्तरस का जैसे नाम देखकर आप जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, पित्तरस का निर्माण पिता से, ये गलत होगा, ओबियसली गलत होगा, क्योंकि पित्तरस बाइल जूस का निर्माण है वो यकृत में ही होता है, यकृत में ही बाइल जूस का है वो निर्माण होता है। और जो पित्तरस का जो स्टोरेज है, पित्तरस है इसका जो स्टोरेज है वो किस में होता है? वो पित्ताशय में होता है। पित्तरस का स्टोरेज पित्ताशय में होता है और इसका निर्माण है वो यकृत में होता है। तो हाँ, पित्तरस क्या काम करता है? पित्तरस का वो वसा के पाचन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पित्तरस का सिक्रेशन हो गया लीवर के द्वारा, कहाँ गया लीवर? ये लीवर के द्वारा पित्तरस का सिक्रेशन होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पित्तरस क्या काम करता है? पित्तरस वसा के पाचन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वसा के पाचन में, वसा के पाचन में। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टोमक पढ़ा रही थी, आमाशय पढ़ा रही थी, आमाशय मैं आपको पढ़ा रही थी स्टोमक, तो उसमें मैंने जठर रस नाम लिया था ना, जठर रस है ना। जठर रस का क्या काम होता है? जो पाचक रस मैंने बताया था, जठर रस का क्या काम होता है? प्रोटीन के पाचन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जठर रस होता है, जो मैंने अभी इससे पहले आमाशय पढ़ाया था, तो इसमें जो जठर रस है वो आमाशय के आंतरिक स्तर से जो स्राव किया जाता है जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का, पाचक रस का, उसका वो है प्रोटीन के पाचन, उसके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। जठर रस में क्या प्रेजेंट होते हैं? जठर रस में रेनिन प्रेजेंट होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जठर रस में। और वसा, पित्तरस के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? पित्तरस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। पित्तरस है, इसके बाइल जूस है, इसके द्वारा फैट का पाचन है वो किया जाता है।
अब अग्नाशय की मैं बात करूं, पैनक्रियाज की मैं बात करूं, तो पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, वो पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज है वो स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होती है, जो अमाशय होता है, अमाशय के नीचे है वो अग्नाशय प्रेजेंट होता है, स्टोमक के नीचे है, इसकी उपस्थिति होती है। अब पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाज के द्वारा भी सिक्रेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिक्रेशन जाता है ना। तो देखो मैंने बताया था कि साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में क्षुद्रांतर में अपना स्राव भेजती हैं। यकृत तो भेज दिया, पित्रस भेज दिया यकृत, और पित्रस का काम भी हो गया, वो वसा का पाचन कर दिया। अब अग्नाशय भी भेजेगा, अग्नाशय क्या भेजेगा, अग्नाशय जो रस भेजेगा उस रस को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस है वो उस रस को कहा जाता है, यानी अग्नाशय रस कहा जाता है। अग्नाशय रस क्या काम करता है, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में है वो अपना रोल प्ले करता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में अपना रोल है वो प्ले करता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि अग्नाशय रस है, अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस है, इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, मेन जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है अग्नाशय रस में। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है, मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग में ये सब कार्य होते हैं। तो आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निचले भाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन कुंडलीफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये ऊपरी भाग में ये सारे काम हो गए, 3 भाग मैंने बताए थे। निचले भाग में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन चला जाता है, आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में चला जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आंतरिक स्तर होता है उसके द्वारा भी स्राव किया जाता है, जिसे आंत्ररस बोलते हैं, और ये आंत्ररस क्या काम करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किसका पाचन स्टार्ट होता है, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, देन स्टोमक में आगे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पाचन स्टार्ट होता है। तो ये पाचन जैसे कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड में डाइसेकेराइड कन्वर्ट होता है, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो निचला वाला पार्ट होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है, भोजन का पूर्णतः यानी कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, पूर्णतः पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो आंतररस है वो, जो आंतररस है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन था वो छोटी आंत के निचले भाग में चला गया। अब जो आंतररस है वो भोजन का कंप्लीट पाचन कर देगा, भोजन का कंप्लीट पाचन करेगा। इट मीन्स क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो ग्लूकोज जैसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन किन में हो गए, प्रोटीन आपके जो हैं वो अमीनो एसिड में हो गए, अमीनो अम्ल में हो गए। और जो फैट है, फैट किस में हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो गया। ये क्या है, ये भोजन का कंप्लीट पाचन होता है। जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, एंड फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जो इनका जो ये जो कन्वर्ट हो गया है ना, ये ही काम का है। अब क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक बार समझ में ना आए तो आई होप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, अगर ना भी आए तो फिर से इसको रिवाइज करना। अब होता है अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। छोटी आंत में, हाँ इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि जो भोजन का जो पाचन हो गया है, कंप्लीट पाचन हो गया है, भोजन का जो कंप्लीट पाचन हो गया है
उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डिस्कस करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी भोजन के पाचन पर, भोजन के अवशोषण पे। अवशोषण क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिलकर क्या प्रोटीन का निर्माण करते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिलकर फैट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज जैसे जो मोनोमर इकाई है ये मिलकर पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनका शरीर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रुधिर वाहिकाएं जो प्रेजेंट होती हैं, उन रुधिर वाहिकाओं में भोजन है उसका वो खिंचाव कर लेना रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, वो क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। यानी अवशोषण क्या होता है, इस अवशोषण है कि छोटी आंत में उपस्थित जो दीर्घ रोम होते हैं, छोटी आंत में उपस्थित जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो दीर्घ रोम में प्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा भोजन के जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण, उसको ले लेना ही क्या है, अवशोषण है। अब दीर्घ रोम क्या प्रेजेंट होते हैं, एक दीर्घ रोम क्या होते हैं, एक यहाँ पे शब्द आया है दीर्घ रोम है। दीर्घ रोम या इसका दूसरा नाम रसांकुर भी होता है, रसांकुर। दीर्घ रोम क्या होते हैं, दीर्घ रोम एक अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। दीर्घ रोम अंगुली समान छोटी छोटी प्रवर्ध होते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल है वो प्रेजेंट होता है। दीर्घ रोम क्या काम करते हैं, दीर्घ रोम काम करते हैं कि जो पचा हुआ भोजन है, जो भोजन का रुधिर वाहिकाएं हैं, वो जो फूड अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, इनको ये सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जब इस भोजन को लेते हैं तो इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो अवशोषण करने का जो एरिया है वो बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम है वो क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं, क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे कि प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म नवाहिका, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल है वो फैला हुआ होता है। इस प्रकार से जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होता है। अब भोजन दीर्घ रोम के द्वारा, जो दीर्घ रोम में प्रेजेंट सूक्ष्म रुधिर वाहिका है, वहाँ से डाइजेस्ट फूड चला गया है। अब क्या होता है, डाइजेस्ट फूड है वो रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में वो जो फूड है वो जाता है, विभिन्न भागों में फूड है वो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण अलग है। अब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन से दीर्घ रोम में प्रेजेंट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं में पचा हुआ भोजन जाना अवशोषण है, और रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों में पचा हुआ भोजन जाना स्वांगीकरण है। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बात हुई थी एनर्जी को लेकर हुई थी कि मनुष्य को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा फूड से प्राप्त होती है ताकि वो विभिन्न कार्य कर सके। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज शरीर के विभिन्न भागों में चला गया, ग्लूकोज सेल में चला गया, ग्लूकोज सेल में चला गया। अब इसका क्या होगा, विघटन होगा। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी, उस वक्त मैंने बताया था ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का विघटन है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, एनर्जी का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। और जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा ही शरीर के विभिन्न भागों में कार्य में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब भोजन का वह भाग
फूड का वह भाग जो कि जिसका पाचन नहीं हुआ है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हुआ, उसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं साथ में। अब्जॉर्प्शन हो गया है फूड का, एसिमिलेशन अब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखना, दोनों की डेफिनेशन कैसे क्या होती है। अब भोजन का जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है वो भोजन चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन है नाम है, देखो बड़ी आंत, नाम है बड़ी आंत, लेकिन ये छोटी आंत से छोटी होती है, छोटी आंत से छोटी होती है और छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी भी होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है। और जो इसका क्या कार्य होता है, अब वही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका क्या कार्य, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम करती है, वाटर एंड मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पानी यानी वाटर का और खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत से होता है। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, क्योंकि ज़्यादातर आता है फूड और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन है वो बड़ी आंत से होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क होता है। पचा हुआ जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, अब बात करते हैं अनडाइजेस्ट फूड की, बिना पचा हुआ भोजन होता है अनडाइजेस्ट फूड, उसका क्या है, वो चला जाता है रेक्टम में, वो चला जाता है रेक्टम में, और रेक्टम में प्रेजेंट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। देन उसको स्टूल के रूप में समय समय पर वहाँ से एनस के द्वारा है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को निष्कासन कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा, कभी कभी दस्त की शिकायत है वो होती है, दस्त जैसे लूज मोशन कहा जाता है। लूज मोशन होने पे, लूज मोशन क्यों होता है, लूज मोशन क्या होता है, लूज मोशन जैसे कि वोटरी फॉर्म में बार बार है वो स्टूल है वो बाहर निकलता है, वोटरी फॉर्म में पतले स्टूल के रूप में जो बार बार उसकी निष्कासन की आवश्यकता होती है। और इसका जो क्यों होता है लूज मोशन, जैसे कि कभी कभार कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अनडाइजेस्ट फूड हो जाता है, इसकी वजह से भी जो है वो लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। और लूज मोशन होने पर क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ह्रास होता है लूज मोशन में, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने से पूर्व थोड़ा पानी लीजिए, उसको उबालिए, फिर ठंडा कीजिए, चुटकी भर नमक डालिए, थोड़ा शुगर डालिए, यानी उसमें आप चीनी डाल सकते हो, और देन उसको जो पेशेंट है जिसके लूज मोशन हो रखा है उसको पिलाइए, देन डॉक्टर के पास में उसको दिखाइए। और इस घोल को क्या कहते हैं, इस घोल को जिसे आप मार्केट से खरीदते हो ना, ORS घोल, जिसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। जीवन रक्षक घोल कौन सा होता है, जीवन रक्षक घोल यही होता है, थोड़ा पानी को उबालकर ठंडा करना, देन उसमें चुटकी भर नमक डालना और थोड़ी सी चीनी डालकर उसको पिला देना, वो ही जीवन रक्षक घोल होता है, ORS घोल। यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके दो लेक्चर में इसको पूरा किया है। पहले में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कैसे कैसे फूड का पाचन होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन आज क्या डिस्कस किया, स्टोमक, आज वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टोमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लूज मोशन के बारे में जो है वो डिस्कस किया। तो आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, बेहद आपके लिए उपयोगी होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।